नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी करते होंगे। हम पिछले वीडियो में क्लास 10वीं का भूगोल का पहला चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग क्लास स्टार्ट किए थे। उसमें बहुत सारे टाइप्स हम बताए थे, जैसे कि संसाधन, उसके प्रकार, उसका वर्गीकरण। कुछ वर्गीकरण में छूट भी गया था, उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो हम सब उपयोगिता के आधार पर पढ़ लिए थे और स्वामित्व के आधार पर जो पढ़े थे, स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के थे संसाधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो हम सब व्यक्तिगत संसाधन और सामुदायिक संसाधन पिछले वीडियो में देख लिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं तो जाके पिछले वीडियो को जरूर देखें। चलिए, आज हम सब पढ़ेंगे राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और फिर आगे उनसे पढ़ेंगे। तो देखिए, राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन या वह क्षेत्र जो क्या हो जाएगा, राष्ट्र के अंतर्गत या देश के अंतर्गत आते हैं, तो हो जाएगा राष्ट्रीय संसाधन। जैसे कि देखिए, हम लिखे हैं राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो वैसा संसाधन, वैसा संसाधन जो राष्ट्र या देश के अंतर्गत उपलब्ध हो। वैसा संसाधन जो राष्ट्र या देश के अंतर्गत उपलब्ध हो, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। कहेगा सर, किस किस को हम समझेंगे ये राष्ट्रीय संसाधन है? तो जैसे देखिए ध्यान से, भूमि हो गया, भारत की मिट्टी हो गया राष्ट्रीय संसाधन। खनिज हो गया, यहाँ पे जो खनिज है, जितना भी यहाँ पे खनिज जो पदार्थ है वो क्या हो गया, राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद वन एवं वन्य जीव, राष्ट्रीय संसाधन। उसके बाद समुद्र से 200 किलोमीटर, समुद्र तट से 200 किलोमीटर क्षेत्र, याद रखिएगा, राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं। ये था राष्ट्रीय संसाधन। तो हम सब समझे हैं राष्ट्रीय संसाधन के बारे में। क्या है राष्ट्रीय संसाधन? तो जो क्षेत्र राष्ट्र एवं देश के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, तो हो गया राष्ट्रीय संसाधन। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होगा? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या है? तो कह रहा है वैसा संसाधन जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्था, याद रखिए, संस्था नियंत्रण करती है। वैसा संसाधन जिससे अंतर्राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है, उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, जैसे कि समुद्र से 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, समुद्र से 200 किलोमीटर तक राष्ट्रीय संसाधन, लेकिन उससे आगे बढ़ जाएंगे तो ये हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्था, उसका नियंत्रण करती है, तो वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। दूसरे देश का उद्योग, दूसरे देश का कारखाना, दूसरे देश का अलग अलग प्रकार का, याद रखिएगा, कंपनियां, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। यानी दूसरा देश का है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आएंगे। तो हम सब समझे हैं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन था जो हमारे राष्ट्र या देश के अंतर्गत आएंगे। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है जो, याद रखिएगा, जो संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संस्था नियंत्रण करती है, तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो गया। चलिए, ये 200 किलोमीटर इंपोर्टेंट बात है, ये 200 किलोमीटर बहुत इंपोर्टेंट बात है। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, अपवर्जक क्षेत्र किसको बोलते हैं? तो किसी देश की तट रेखा से, किसी देश की तट रेखा से, भारत एक प्रायद्वीप है। कहेगा सर, द्वीप, प्रायद्वीप क्या होता है? तो पहले द्वीप और प्रायद्वीप समझ लीजिए। यदि कोई स्थान या क्षेत्र समुद्र के चारों भाग से घिरा हो, कोई स्थान या क्षेत्र समुद्र के चारों भाग से घिरा हो, तो वो द्वीप कहलाता है। और यदि जल के 3 भाग से, यानी समुद्र के 3 भाग से घिरा हो, तो उसे प्रायद्वीप बोलते हैं। तो भारत भी 3 भाग से घिरा हुआ है, इसलिए भारत भी प्रायद्वीप है। तो भारत प्रायद्वीप है, तब उसके किनारे पर समुद्र है, और समुद्र में ध्यान से देखिएगा, तो वही कह रहे हैं, जो किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर तक की दूरी को, 200 किलोमीटर तक की दूरी को अपवर्जक क्षेत्र या आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहते हैं। आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र में यदि कोई दूसरा देश का आदमी मछली पकड़ने या व्यापार करने आता है, तो उसको टैक्स भरना पड़ता है, उसको पकड़ लिया जाता है, ठीक है। तो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र का मतलब हम समझ गए, जो समुद्र से 200 किलोमीटर तक क्षेत्र, वो आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है, आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहलाता है। आगे हम सब देखेंगे विस्तार के स्तर पर संसाधन का वर्गीकरण। विस्तार के स्तर पर भी संसाधन का वर्गीकरण किया गया है।
विस्तार के स्तर पर कहिएगा सर, विस्तार के स्तर पर संसाधन का वर्गीकरण कैसे किया गया है? तो विस्तार के स्तर पर निम्न प्रकार से संसाधन का वर्गीकरण किया गया है। तो विस्तार के स्तर पर ध्यान से देखिएगा, संभावी संसाधन होता है, भंडार संसाधन होता है, संचित संसाधन होता है, संचित निधि जैसे कि जमा कर लेते हैं, ठीक है, ये सब संसाधन आता है। याद रखिएगा, विस्तार के स्तर पर संसाधन का वर्गीकरण में हम पढ़ेंगे सब। तो सबसे पहले देखिएगा संभावी संसाधन क्या होता है। संभावी मतलब हमको लगता है जो होगा, संभव है, ये हो सकता है, तो ये हो जाएगा संभावी संसाधन। जैसे कि देखिए ध्यान से, संभावी संसाधन में हम सबसे पहले पहला पढ़ेंगे संभावी संसाधन। तो कह रहा है वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, यानी कोई स्थान पर रहते हैं, उपस्थित होते हैं। वैसा संसाधन जो किसी क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं, जिसे उपयोग में लाने की संभावना रहती है, और उसको हम उपयोग में लाने की संभावना हमें रहती है, तो ये कहलाएगा संभावी संसाधन। ये कहलाएगा संभावी संसाधन। उदाहरण के लिए हम सब समझेंगे, जैसे कि हिमालय का, याद रखिएगा, हिमालय क्षेत्र का खनिज, उसे हम उपयोग में ला सकते हैं। राजस्थान एवं गुजरात के पवन और सौर ऊर्जा, इसको उपयोग में हम सब लाया जाता है या उपयोग हम सब करते हैं, ठीक है। ये सब हो जाएगा संभावी संसाधन, यानी भविष्य में इसका उपयोग किया जाएगा। यदि मान के चलिए खनिज खत्म हो जाए, तो उस समय में इसका हम सब क्या करेंगे, उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि राजस्थान का गुजरात और पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जाएगा। खनिज, हिमालय का क्षेत्र खनिज के लिए किया जाएगा, इसका उपयोग करेंगे। आगे हम सब देखेंगे भंडार संसाधन क्या होता है। तो वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है, वैसा संसाधन जो पर्यावरण में उपलब्ध है एवं मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संसाधन याद रखिएगा पर्यावरण में उपलब्ध है और हमारी जो आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा, जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, उसे हम सब बोलते हैं भंडार संसाधन। क्या बोलते हैं? भंडार संसाधन। उदाहरण से हम सब समझेंगे भंडार संसाधन क्या है। तो जल किस किस चीज तत्व से बना है? तो जल बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जल जो बना है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक रूप है, एक यौगिक रूप है। इसको हम सब याद रखिएगा उपयोग करते हैं, और ये भविष्य में हाइड्रोजन से, याद रखिएगा हाइड्रोजन और याद रखिएगा जल, ये जल जो है हमेशा बहुत सारे ऊर्जा निर्माण के लिए काम आता है। जैसे कि विद्युत ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा जल से ही प्राप्त किया जाता है, और भविष्य में हाइड्रोजन को ईंधन के रूप में हम सब मानते हैं। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन, याद रखिए हाइड्रोजन को कहा जाता है। तो ये भविष्य में हमको बहुत काम आएंगे। चलिए, तो ये क्या है? हाइड्रोजन जमा हुआ है। तो आगे हम सब देखेंगे क्या है। तो बच्चे हम सब देख रहे थे विस्तार के आधार पर, विस्तार के आधार पर याद रखिएगा संसाधन का वर्गीकरण। तो जिसमें से हम दो पार्ट पढ़ लिए थे, विस्तार के आधार पर दो प्रकार पढ़ लिए थे। तीसरा प्रकार देखिए ध्यान से है, तीसरा प्रकार है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन होता क्या है? विकसित संसाधन क्या होता है? तो ध्यान से देखिएगा, कर रही है विकसित संसाधन वैसा संसाधन जिनकी सर्वेक्षणोपरांत उपयोग मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। उसको सर्वेक्षण किया, खोज किया, पता किया, तो उसकी उपयोग और गुणवत्ता का निर्धारण हो गया, ठीक है। लेकिन इनका विकास तकनीकी एवं संभावना, याद रखिएगा संभाव्यता पर निर्भर है। तकनीकी और संभाव्यता पर उसका, याद रखिएगा, उसका विकास निर्भर है। तो ये क्या कहलाएगा? ये हो जाएगा विकसित संसाधन। सर्वेक्षण करके, खोज करके पता तो कर लिया, लेकिन जब तक उसमें तकनीकी, याद रखिएगा, और संभावना नहीं व्यक्त करेंगे, तो वो संसाधन हमें उपलब्ध नहीं हो पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। तो ऐसे संसाधन हो जाएगा विकसित संसाधन। ऐसे संसाधन को हम सब बोलेंगे विकसित संसाधन। आगे देखिए ध्यान से, आगे है संचित कोष संसाधन। संचित मतलब हम जानते हैं, जैसे कि सरकार का संचित निधि होता है, तो यानी उसमें से क्या होता है, कुछ पैसा या कुछ संपत्ति जमा होती है। उसी प्रकार से याद रखिएगा संचित कोष संसाधन का मतलब क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, कहता है वैसा संसाधन है जिसे तकनीक के आधार पर उपलब्ध किया जा सकता है। पहले से है, पहले से उपस्थित है, उसको तकनीकी के द्वारा उसको उपलब्ध किया जाएगा। तकनीकी के द्वारा, तकनीकी लगाएंगे अपना, याद रखिएगा यंत्र लगा के उद्योग क्या कर सकते हैं, उसको स्टार्ट कर सकते हैं, उसको विकसित कर सकते हैं। तो वैसा संसाधन जिसे तकनीक के आधार पर उपलब्ध किया जाता है, वह कहलाएगा संचित कोष संसाधन। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, नदी का पानी है, उससे जल विद्युत बनाया जाता है, ठीक है, विद्युत ऊर्जा उत्पादन किया जाता है। तो वो बिना तकनीक का संभव नहीं है, बिना तकनीक से वो संभव नहीं हो पाएगा। तो जल को
जल से ऊर्जा निकालने के लिए या जल से विद्युत ऊर्जा निकालने के लिए नए नए तकनीकों का क्या किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा, जिससे याद रखिएगा ये जल विद्युत ऊर्जा प्राप्त हो पाएगी। आगे हम सब देखेंगे संसाधनों का संरक्षण। संसाधन तो है लेकिन संसाधन का सही से संरक्षण नहीं हो पाता है। कैसे? तो यहाँ पे मानव अपने स्वार्थ के लिए अधिक से अधिक, याद रखिएगा, जैसे कि जल ही है, जल पृथ्वी पर मात्र, याद रखिएगा, पीने वाला जल 2.5% है, जो कुछ समय 10 साल 20 साल या 50 साल के बाद उसकी उपलब्धता में बहुत कमी धीरे धीरे आती जा रही है और भविष्य में हमको लगता है जल्दी ही सभी जगह जल क्या हो जाएंगे, मतलब पीने वाला जल खत्म हो जाएंगे। तो ये सोचिए, उपलब्धता जल है मात्र, पीने वाला जल, पृथ्वी पर पीने वाला जल है 2.5%, यानी 2.5%, और हम सब धीरे धीरे उसका उपयोग करके इतना उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि स्नान के लिए या फ्रेश होने के लिए, या याद रखिएगा गाड़ियों को धोने के लिए, वाहन को धोने के लिए, या कंपनियां में, याद रखिएगा फैक्ट्रियों में जल का, पीने वाला ही जल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जिससे क्या हो रहा है, जिससे जल दूषित हो रहा है और पीने वाले जल की उपलब्धता में कमी होती जा रही है। तो संसाधन, इस पर क्या है, संसाधन की खतरा है। ठीक है, तो संसाधन का संरक्षण हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले परिभाषा से हम सब समझते हैं संसाधन का संरक्षण कैसे होगा। क्वेश्चन भी पूछता है संसाधन का संरक्षण करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले परिभाषा पहले समझ लीजिए, देखिए ध्यान से। कह रहे संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग, संसाधन का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही क्या कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन संरक्षण कहलाता है, संसाधन संरक्षण कहलाता है। महात्मा गांधी ने क्या बोले हैं? तो देखिए ध्यान से, महात्मा गांधी ने क्या बोले हैं? तो महात्मा गांधी ने क्या बोले हैं, देखिए ध्यान से। महात्मा गांधी का कथन है, जो हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। मतलब हो गया संसाधन से हम सब सरकार, मतलब महात्मा गांधी बोले हैं जो पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए नहीं। इसका अर्थ ये हो पाया, इसका अर्थ ये हो पाया कि संसाधन का जितना सीमित मात्रा में हम सब उपयोग करेंगे उतना भविष्य के लिए, याद रखिएगा, संरक्षित और सुरक्षित रह पाएगा। और जितना हम ज़्यादा उपयोग करेंगे उसका ज़्यादा विनाश करेंगे या ख़त्म अच्छे से नहीं कर पाएंगे, या उसको हम यदि बेफालतू का उपयोग करेंगे तो वह संसाधन धीरे धीरे कमती जाएगी और भविष्य में उसकी पूर्ति नहीं हो पाएगा। तो वही कहा गया है। लेकिन वर्तमान समय में बिना मतलब का सभी, याद रखिएगा, अधिक से अधिक मात्रा में बेफालतू का खर्च पर बर्बाद किया जा रहा है और संसाधन का अधिक से अधिक दोहन किया जा रहा है। ठीक है, जिससे क्या होती है, तो याद रखिएगा भविष्य में खतरा है संसाधनों पर, संसाधन समाप्त हो जाएंगे, मिल नहीं दोबारा पाएंगे। तो इसलिए महात्मा गांधी बोले हैं हमारे पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। चलिए, संसाधन संरक्षण के लिए अभियान निम्नलिखित है। सबसे पहले समझ लीजिए, क्वेश्चन पूछता है आप सबको 2 मार्क में, जो संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है, बताइए। तो संसाधन का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो संसाधन का संरक्षण इसलिए जरूरी है, यदि हम संसाधन का संरक्षण नहीं कर पाएंगे, यदि हम फालतू का उपयोग करेंगे, अधिक से अधिक उपयोग करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, संसाधन खत्म हो जाएगी और भविष्य में उसका उपयोग, हमारे आने वाले पीढ़ी उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, और नहीं कर पाएंगे तो ये संसाधन पर खतरा बना रहेगा। तो ये है संसाधन का संरक्षण करने, याद रखिए, इसलिए जरूरी है। जो संसाधन का संरक्षण करेंगे तो भविष्य वाले पीढ़ी भी क्या करेंगे, संसाधन का उपयोग कर पाएंगे। आगे हम सब देखेंगे संसाधन संरक्षण के लिए अभियान। संसाधन संरक्षण के लिए बहुत अभियान चलाया गया। कैसे बचेगा, कैसे संसाधन हमारी बचेगी, उसके लिए बहुत सारे अभियान चलाया गया। जैसे कि हम सब देखेंगे, पहला है नर्मदा बचाओ अभियान। नर्मदा नदी को, याद रखिएगा, पानी को बर्बादी होती जा रही है, बर्बादी हो रहे थे उस समय में, याद रखिएगा, नर्मदा बचाओ अभियान चला। तो नर्मदा बचाओ अभियान चला है, याद रखिएगा डेट 1985 में, 1985 में नर्मदा नदी को बचाने के लिए, याद रखिएगा, मेघा पाटेकर ने एक अभियान चलाया, नर्मदा बचाओ अभियान,
जिससे वो नदी का पानी सभी जगह पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सके और सबको उससे, याद रखिएगा, लाभ मिल सके। ठीक है, तो इसलिए नर्मदा बचाओ आंदोलन अभियान चलाया गया मेघा पाटेकर के द्वारा 1985 में। ऑब्जेक्टिव के लिए पूछा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से, चिपको आंदोलन के बारे में तो आगे हम पढ़वे करेंगे, लेकिन यहाँ भी हमको जान लेना है। चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया था। 1973 की घटना है। ये घटना कहाँ कब हुआ था? तो 1973 में हुआ था। ये है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला में, याद रखेगा, पेड़ को काटा जा रहा था, सरकारों के द्वारा पेड़ को काटा जा रहा था। उसमें वहाँ के निवासी, गढ़वाल जिला के निवासी पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ काटने के लिए मना करते थे। वो कहते थे ये हमारा संपत्ति है, इनके बिना, याद रखिएगा, जीवन संभव नहीं है। और पेड़ काटने से सैनिकों को, या याद रखिएगा, सरकार को मना करते थे। तो ये था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा चलाया गया चिपको आंदोलन। पेड़ से चिपक जाते थे, महिला हो या पुरुष हो, पेड़ से चिपक जाते थे। तो चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा 1973 में चलाया गया। ठीक है, आगे हम सब देखेंगे वर्षा जल संचय संदीप पांडे के द्वारा राजस्थान में या कुछ ऐसे जगह है, तमिलनाडु या राजस्थान या गुजरात, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पे, याद रखिएगा, पानी की बर्बादी हो जा रही थी, पानी की बर्बादी होती थी। वो इसलिए, और वहाँ पे पानी की समस्या अधिक से अधिक गर्मी में झेलना पड़ता था। तो संदीप पांडे ने सोचा, ये जो वर्षा जल होता है, इसको क्यों ना हम जमा करें, उसका कृषि के लिए, मवेशी के लिए, चारा के लिए उपयोग किया जाए। जैसे कि ध्यान से देखिएगा, वर्षा जल संचय का संदीप पांडे ने निर्णय लिया और क्या कहा? संदीप पांडे ने कहा, जो इसको कैसे हम निर्णय कर सकते, मतलब इसको हम कैसे लागू कर सकते हैं? तो छत पे जो बारिश होती है उसको क्या किया जाएगा? एक टैंक आंगन में बनाया जाएगा, या उसको टंका कहते हैं, टैंक में, राजस्थान भाषा में टैंक को टंका कहते हैं, टंका। ठीक है, उसके द्वारा नली के माध्यम से उस पानी, याद रखिएगा, टैंक में पानी भर जाएंगे बारिश में, और उस पानी का उपयोग कृषि के लिए किया जाएगा, पशुपालन के लिए, पशु धोने के लिए, या अलग अलग उद्योग के लिए उसका हम सब उपयोग करेंगे। तो ये किसके द्वारा चलाया गया था वर्षा जल संचय? संदीप पांडे के द्वारा। अब हम सब देखेंगे पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी पर बहुत सारे, याद रखिएगा, पृथ्वी को प्रदूषित किया जा रहा है, भूमि को प्रदूषित किया जा रहा है। तो भूमि को प्रदूषण से बचाने के लिए 3 बार पृथ्वी सम्मेलन किया गया। कब कब किया गया? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन, इंपोर्टेंट डेट याद रखेगा, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था रियो डी जेनेरो में, ब्राजील, 1992 में हुआ था। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरो, ये ब्राजील का एक जगह है, 1992 में हुआ था। उसी के 5 वर्ष बाद द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 में। जस्ट उसके, याद रखिएगा, उसके 5 वर्ष बाद तृतीय पृथ्वी सम्मेलन भी हुआ जोहान्सबर्ग में 2002 में। तो पृथ्वी को संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए 3 बार पृथ्वी सम्मेलन किया गया। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ रियो डी जेनेरो, ब्राजील का एक क्षेत्र, मतलब स्थान है, वो 1992 में हुआ था। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, याद रखिएगा, न्यूयॉर्क में 1997 में हुआ। और तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में 2002 में हुए। ये पृथ्वी सम्मेलन, याद रखिएगा, पृथ्वी को बचाने के लिए, पृथ्वी को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए किया गया था। ऐसे बहुत सारे हैं जो, याद रखिएगा, संरक्षित और सुरक्षित रखने के लिए, संसाधनों को संरक्षित रखने के लिए किया गया। जैसे कि हम सब देखेंगे मॉन्ट्रियल सम्मेलन कहेगा सर क्या होता है मॉन्ट्रियल सम्मेलन? तो मॉन्ट्रियल सम्मेलन, याद रखेगा, ये एक प्रकार का ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन हो रहा था वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस जो उत्सर्जन हो रहा था, इसको रोकने के लिए या इसको संतुलित करने के लिए एक, याद रखेगा, सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बहुत सारे देश भाग लिए थे। सम्मेलन आयोजित किया गया कब? 1987 में। कौन सी गैस? मॉन्ट्रियल सम्मेलन 1987 में ग्रीन हाउस गैस को रोकने के लिए सम्मेलन मतलब बनाया गया था। इस सम्मेलन को 1987 में लागू किया गया था, और उस सम्मेलन में यही मतलब अंतिम बात थी कि ग्रीन हाउस गैस कैसे भी करके मतलब
कम उपयोग किया जाए, या वायुमंडल में, याद रखिएगा, यदि हम उपयोग उस प्रकार के ऐसे गैस को कम करेंगे तो वायुमंडल में भी कम रिलीज होगा, और वायुमंडल में कम रिलीज होगा तो क्या हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस का प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। जिससे क्या होती थी, ग्रीन हाउस गैस से, याद रखिएगा, वायुमंडल का परत जो है, परत पतली होती जाती थी। समताप जो है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, या देखिए मंद मंडल, बहिर्न मंडल, ये समताप मंडल का परत जो है पतली हो जाती थी। जिससे क्या हो जाएगा, भविष्य में परावैंगनी किरणें जो है, जो सबसे खतरनाक किरणें होती है परावैंगनी किरणें, वो क्या होगी, पृथ्वी पर पहुंचेगी, और पृथ्वी पर पहुंचेगी तो बहुत क्षतियां पहुंचाएगी। वो बहुत खतरनाक किरण है, यदि शरीर पर पड़ जाएगा तो याद रखिएगा छाले निकल जाएगी, इतना खतरनाक रे है। तो इसलिए क्या किया गया, ग्रीन हाउस गैस को कम किया गया। उसी को 1987 को 10 साल बाद, 1987 को 10 साल बढ़ा करके जापान के, याद रखिएगा, जापान के क्योटो शहर में, जापान के क्योटो शहर में एक सम्मेलन किया गया। ठीक है, क्योटो शहर में सम्मेलन किया कब, 1997 में, डेट याद रखना है। जब क्योटो सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में किया गया 1997 में, ये ग्लोबल वार्मिंग जो वायुमंडल में ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही थी, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही थी, उसको उसको सही करने के लिए, उसको अच्छे करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये शुरुआत किया गया। तो ग्लोबल वार्मिंग में सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन सा बढ़ाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, याद रखिएगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन फ्लोरीन और कार्बन, उसके बाद HFC इसको गैस बोलते हैं। उसके बाद हो गया CFC का मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये गैस वायुमंडल में जाके बहुत खतरनाक असर पड़ाती है। वो वायुमंडल को पूरा परत को ही पतली कर देती है, उसमें छेद कर देती है। जिससे क्या हो जाएगा, सूर्य से आने वाली जितना भी खतरनाक रे रहेगा, परावैंगनी किरणें या अलग प्रकार के किरणें, वो क्या है, पृथ्वी पर हानिकारक किरणें पहुंचेगी और पृथ्वी पर, याद रखेगा, पृथ्वी पर क्षति पहुंचाएगी। तो ये याद रखिएगा, रोकने के लिए, ये गैस को कम उत्सर्जन करने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रही थी, यानी इससे उष्णता भी बढ़ती है, गर्मी, अभी जो देखिए कितना गर्मी बढ़ जाता है। तो यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ग्लोबल वार्मिंग, ये मुख्य गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये जो वायुमंडल में बढ़ गई है, जिसके कारण उष्णता क्या होती है, यानी गर्मी क्या होती है, बहुत भारी मात्रा में बढ़ जाती है। तो इसको कम करने के लिए क्योटो सम्मेलन किया गया, जो जापान के शहर के क्योटो शहर में, याद रखिए, जापान के क्योटो शहर में यह सम्मेलन किया गया था। अगले हम देखेंगे, एक होता बर्टलैंड आयोग भी, याद रखिएगा, बर्टलैंड आयोग भी, याद रखिएगा, शुरुआत किया गया था, जो संसाधन को सुरक्षित रखने के संबंधित है। तो ये 1987 में लागू किया गया था। ये जितना भी पॉइंट है सबके बारे में हम क्या करेंगे, अपने अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे, जितना भी पॉइंट है, जैसे कि हो गया नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वर्षा जल संचयन, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन, या मॉन्ट्रियल सम्मेलन क्या है, या क्योटो सम्मेलन क्या है, या बर्टलैंड आयोग क्या है, इसके बारे में अच्छे से हम अपने अगले वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। और उसके बाद ऑब्जेक्टिव जितना इस चैप्टर का होगा, ये चैप्टर इसके बाद खत्म है, जितना इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव होगा, अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव हम आप सबको करवाएंगे अगले वीडियो में। अगला वीडियो देखना जरूर, देखना मत भूलिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब इस वीडियो को जितना हो सके, यदि पसंद आए तो जितना हो सके लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आगे वीडियो को शेयर करिए, जो सबके पास ये वीडियो पहुंच जाए और अच्छा से क्लास 10वीं का ज्योग्राफी चैप्टर 1 समझ जाए। और ऐसे ही चलता रहेगा, पूरा ज्योग्राफी ऐसे ही सीरीज में चलती रहेगी और समझ में आएंगे। ठीक है।